हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम की। तो आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम को जानने से पहले पहले हम देखते हैं कि फायर अलार्म सिस्टम में सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो जब बहुत सारे अलग अलग डिवाइस या हम इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे अलग अलग यूनिट जब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उनकी जो फंक्शनिंग होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड होती है, तो हम बोलते हैं कि एक सिस्टम परफॉर्म हो रहा है। वहीं अगर हम फायर अलार्म सिस्टम की बात करें तो इसमें सबसे मेन होता है कंट्रोल पैनल। इस मॉडल में हमने नोड एमसीयू का यूज़ किया है, जो कि इसका ब्रेन या फिर कह लो हार्ट होता है, जो कि कनेक्ट होता है रिस्पांस इंडिकेटर के साथ, फ्लेम सेंसर के साथ, और ये साथ मिलकर एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं और इसी को ही हम फायर अलार्म सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम में आईओटी का क्या मतलब होता है। तो इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते हैं और आपका अलार्म बजता है। आपके एक बटन के टैप से आपका अलार्म बंद और गीज़र शुरू हो जाता है। ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ आईओटी। लेकिन अब हम देखते हैं कि आईओटी होता क्या है। तो आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वर्ड इंटरनेट है, ये बहुत कमाल का वर्ड है। शुरुआत में इंटरनेट ने क्या किया, ह्यूमंस को जोड़ा, लोगों को एक साथ जोड़ा ताकि वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, एक दूसरे से अपना डाटा शेयर कर सकते, कम्युनिकेट एक दूसरे से वो कर सके। तो क्या हम इसे इंटरनेट ऑफ ह्यूमंस कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम आगे बढ़ते गए, प्रोग्रेस करते गए, और भी नई नई चीज़ें जो कभी हमने सोची भी नहीं हो इन द रियलिटी लाने की कोशिश करने लगे। और हमने क्या किया, ह्यूमंस को थोड़ा साइड हटाया और थिंग्स को यहाँ पर ला के बिठा दिया, और वो बन गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले हम इंटरनेट की सर्विसेज जो थी उसका हम यूज़ अपने मोबाइल में करते थे, लैपटॉप में करते थे, कंप्यूटर में करते थे। लेकिन आईओटी के आने के बाद जो हमारी डिवाइसेस है, जैसे एसी, फ्रिज, फ्लेम डिटेक्टर, डोरबेल्स, उसमें भी हम इंटरनेट को यूज़ करने लगे। आईओटी को यूज़ करने से हम अपने डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज भी है। और अपनी इसी मॉनिटरिंग एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ की वजह से आईओटी आजकल सारी इंडस्ट्रीज़ और सारे डोमेन में काम आ रहा है। तो ये है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम वर्क कैसे करता है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा फ्लेम सेंसर, जो कि आईआर रेडिएशन को सेंस करेगा, इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस करेगा। जैसे ये सेंस करेगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और सिग्नल भेज देगा नोड एमसीयू के पास। जैसे ही नोड एमसीयू के पास सिग्नल आएगा, ये हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन भेज देगा विद द हेल्प ऑफ मैसेज और जीमेल आईडी। जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, अर्ली स्टेजेस में हम जाके उस आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि ये नोड एमसीयू से जो हमारे फ़ोन में सिग्नल आएगा वो विद इन 1 सेकेंड आ जाएगा। तो हमें जल्दी से जल्दी उस मतलब फ़ायर के बारे में पता चल जाएगा, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस जगह पे जाके आग को बुझा सके। क्योंकि अर्ली स्टेजेस में फायर इन जो इंसिडेंट होते हैं वो कम हुए रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम थोड़ी लेट उस जगह पर पहुँचे। अब हम देखते हैं कि नीड ऑफ आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो बात है 2022 की। ब्राज़ील में 200,000 वाइल्ड फायर आउटब्रेक हुए थे। वहीं फ्रांस में 113 वाइल्ड फायर आउटब्रेक। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बश फायर, अमेज़ॉन फॉरेस्ट फायर, ब्लैक फ्राइडे बश फायर एग्जाम्पल एक नहीं, बहुत सारे हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 67.5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें 44 मिलियन हेक्टेयर प्रॉन टू द फॉरेस्ट फायर एनुअली है। इसमें से 50% एक्चुअली प्रॉन टू फॉरेस्ट फायर है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नवंबर 2021 से जून 2022 में 5280 फॉरेस्ट फायर हुए थे। वहीं नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच 4110 फॉरेस्ट फायर। ये जो फायर होती है ना केवल हमारे फॉरेस्ट एरिया को कम करती है, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत ख़राब असर पड़ता है इससे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हम दुनिया के किसी कोने में छुप कर बैठे हैं तो हम इन क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर जैसी चीज़ों से बच सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ के बॉर्डर्स देखकर कभी नहीं आते। तो अगर हम बात करें इसके और नीड्स की, इसके और एडवांटेज की, तो रिमोट मॉनिटरिंग इसकी एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है। रिमोट मतलब दूर, मॉनिटरिंग मतलब डिटेक्ट करना। मतलब अगर हम बाय चांस अगर हम घर से अपने दूर हो और हमारे घर में जो है वो फायर इंसिडेंस हो जाए,
तो फिर हमारे फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि हमारे घर पे कोई फायर इंसिडेंस हुआ है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल जो हमारे पास फायर अलार्म सिस्टम थे वो कैसे वर्क करते थे कि वो जो फ्लेम सेंसर है वो सेंस करेगा फ्लेम को और बज़र जो है वो बजने लगेगा। लेकिन क्या हो अगर हम घर पे ही ना हो तो? दूसरा एडवांटेज है रियल टाइम अलर्ट्स। या आपको विद इन 1 सेकेंड आपको मैसेज भेज देगा आपके फ़ोन में कि फायर हुई है। इन्हांस सिचुएशनल अवेयरनेस, तो जो IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम है वो आपके 2 सवालों का बड़ी आसानी से जवाब दे सकता है। पहला कि क्या फायर हुई है, और दूसरा अगर फायर हुई है तो वो कहाँ हुई है। इसके अलावा डाटा एनालिसिस एंड इंसाइट्स, तो अगर आप एक कमरे में बहुत सारा सेंसर भी लगाते हो, मतलब अगर आप हर कोने में एक सेंसर भी लगाते हो तो आपके पास 4 सेंसर हो जाएंगे। लेकिन आप अगर एक नोड MCU भी लगाते हो, एक कंट्रोल पैनल भी लगाते हो, तो वो कंट्रोल पैनल में कैपेबिलिटी होगी कि वो चारों सेंसर का डाटा एक साथ कलेक्ट करके आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन भेज सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट फायर होती कैसे हैं, तो इसके 2 मेन रीज़न हैं, मैन मेड कॉजेज़ और नेचुरल कॉजेज़। मैन मेड मतलब जैसे नाम से ही क्लियर है, मतलब इसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट होगी आग को लगाने के लिए। अगर हम बात करें मैन मेड कॉजेज़ की, तो ये भी 2 किस्म के होते हैं, एक इंटेंशनल और एक अनइंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल मतलब आपने जानबूझकर आग नहीं लगाई पर आपसे गलती से लग गई। जैसे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए जंगल में, तो अगर वो गलती से माचिस की तीली अगर जंगल में फेंक दे तो आग फैल जाती है, स्पेशली फायर प्रॉन जब हमारे पास सीज़न होते हैं तब। इसके अलावा सिगरेट, अगर आप जलती हुई सिगरेट फॉरेस्ट में फेंक दें। इसके अलावा ये तो रहे अनइंटेंशनल कॉजेज़ ऑफ द फॉरेस्ट फायर। अगर हम इंटेंशनल कॉजेज़ के बारे में बात करें तो कोई जानबूझ के फॉरेस्ट में आग क्यों लगाएगा? पहला रीज़न कि क्या होता है कि अगर हम आग लगाते हैं ना एक सीज़न में, तो अगले सीज़न में घास अच्छी होती है, तो इसी लालच में लोग फॉरेस्ट को जलाने में लग रहे हैं, और ये फॉरेस्ट फायर का एक महत्वपूर्ण रीज़न हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेचुरल कॉज के बारे में, तो नेचुरल कॉज मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होगी, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और या फिर लाइटनिंग, बिजली की वजह से। लेकिन क्या होता है कि बिजली की वजह से जो आग लगती है, मोस्ट ऑफ़ द केसेस में क्या होता है कि जैसे बिजली लगेगी उसके बाद बारिश भी होती है, तो नेचुरल कॉजेज़ इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं जितने मैन मेड कॉजेज़ डालते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो अर्ली फायर डिटेक्शन, कोई विद इन 1 सेकेंड आपके फ़ोन में अलर्ट भेज देगा। उसके अलावा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को कम से कम करेगा, फायर सेफ्टी को इन्हांस करेगा, बिल्डिंग को, आपके हाउसेस को, इंडस्ट्रीज़ को, एग्रीकल्चर टेक्निक्स को, फॉरेस्ट्री को प्रोटेक्ट भी करेगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा इसके लिए। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हम 2 यूज़ करेंगे, आर्डिनो और ब्लिंक कंसोल। और रही बात हार्डवेयर कंपोनेंट की, तो उसमें हम यूज़ करेंगे नोड MCU, ESP8266, फ्लेम सेंसर, जंपर वायर और ब्रेडबोर्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोड MCU की। तो नोड MCU में 9 डिजिटल पिन और 2 एनालॉग पिन होती है। इनबिल्ट वाईफाई मॉड्यूल होता है, ये एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो आपका जो वायर्ड ट्रेडिशनल फायर अलार्म सिस्टम था उसको IoT फायर अलार्म सिस्टम में बदल सके। तो ये इसकी एक मेन एडवांटेज भी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्लेम सेंसर की, तो फ्लेम सेंसर कुछ नहीं डिटेक्ट करेगा फायर को, जैसे मतलब ये इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही डिटेक्ट करेगा ये एक्टिवेट होके सिग्नल भेज देगा नोड MCU के पास, फिर नोड MCU आपके फ़ोन में सिग्नल भेजेगा। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेड बोर्ड की, तो ब्रेड बोर्ड कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक का बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे होल्स बने हुए होते हैं, और ये होल्स यूज़ होते हैं कंपोनेंट को प्लेस करने में। और ये मार्केट में 3 साइज़ में आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा, फुल, हाफ़ और मिनी। फुल की अगर हम बात करें तो इसमें 800 होल्स होते हैं, हाफ़ में 400, मिनी में 100 समथिंग होल्स होते हैं। अगर आप इस बोर्ड को ध्यान से देखो तो इसमें एक साइड है पॉजिटिव लाइंस और दूसरी साइड है नेगेटिव लाइन। जो पॉजिटिव की साइड है उसको हम बोलते हैं पावर बस, और जो नेगेटिव की साइड जो लाइन है उसको बोलते हैं हम नेगेटिव बस। और ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है जो कि इन दोनों को अलग कर रही है, उसको बोलते हैं हम ट्रेंच। बेसिकली नोड MCU आपके घर के एड्रेस की तरह काम करता है। जैसे मान लो अगर आप जैसे आपका घर एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होगा, वैसे नोड MCU में हर एक होल
एक स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ABCDEFGHI। तो अगर हम ये वाले होल की बात करें, मतलब मान लो अगर हम ये वाले होल की बात करें तो 0 1 2, मतलब 2 की लाइन में और A की लाइन में, तो हम इसको A2 के नाम से जानेंगे। वहीं दिस इज़ A10 B10। ऐसे हम मतलब इसकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है होल्स की, और ये कंपोनेंट को फिट करने के लिए यूज़ हम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जंपर वायर की, तो इसका यूज़ ब्रेडबोर्ड में कनेक्टिविटी के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये बेसिकली करंट को जंप करवाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। नोड MCU से ब्रेडबोर्ड में करंट को जंप करवाएगा, तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्लिंक कंसोल की, तो अभी हमने देखा कि जो नोड MCU है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो जो ट्रेडिशनल वायर्ड फायर अलार्म सिस्टम है उसको IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम में बदलने की ताकत होती है। लेकिन लेकिन हम इसको करेंगे कैसे? मतलब नोड MCU एक सिर्फ एक कंपोनेंट है, तो हमें उसमें इंटरनेट देना पड़ेगा ताकि वो जो IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम है उसमें कन्वर्ट हो सके। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लिंक कंसोल ऐप को। तो इसमें बेसिकली इसकी सेटिंग देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन आप अपनी ईमेल ID जो भी आपने भरी होगी साइन अप करते समय, और पासवर्ड जो कि आपकी ID का पासवर्ड होएगा उसको यहाँ पे फिल कीजिए। फिल करने के बाद आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप न्यू टेम्पलेट पे क्लिक कीजिएगा। न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद आप इसमें अपने जो भी आपने टेम्पलेट का नाम रखना होगा आप रख सकते हो। अपना हार्डवेयर, जैसे हमने इसमें ESP8266 यूज़ किया है तो हमने ये भर दिया। उसके बाद कनेक्शन टाइप हमने वाईफाई सेलेक्ट किया है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आप डन पे क्लिक कीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद आप इवेंट पे क्लिक कीजिए। आपको इवेंट दिख रहा होगा यहाँ पे, उस पर क्लिक कीजिए। इवेंट पे क्लिक करने के बाद आपको राइट कॉर्नर में ऐड न्यू इवेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ऐड न्यू इवेंट में क्लिक करने के बाद आप इवेंट नेम भर दीजिए, इवेंट कोड भी भर दीजिए। उसके बाद वार्निंग पे क्लिक कीजिए। वार्निंग पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हो कि लाइक आपको कितनी देर में मतलब आपको अलार्म चाहिए, मतलब आप कितनी देर में चाहते हो कि आपको मतलब हर एक 1 सेकंड में आपका नोड MCU आपको मैसेज भेजे आग लगने के। और आप ये जो नोटिफिकेशन है 3, शो इवेंट इन नोटिफिकेशन सेक्शन, सेंड इवेंट टू द टाइम लाइन एंड अप्लाई टू टैग, इन तीनों को इनेबल कर दीजिए। आफ्टर इनेबलिंग इट आप स्क्रॉल कीजिए अपनी स्क्रीन को, नोटिफिकेशन सेक्शन में जाइए, इनेबल कीजिए नोटिफिकेशन को। इसके बाद इसको इनेबल करने के बाद आप मतलब लिख सकते हो, जैसे आपके पास ऑप्शन आएंगे ईमेल टू, पुश नोटिफिकेशन टू और SMS टू। तो आप इसमें डिवाइस ओनर सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके पास लास्ट में इनेबल नोटिफिकेशन मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आएगा, आप उसको इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट करने के बाद आप सेव बटन आपको राइट कॉर्नर में देखने को मिलेगा, आप उसको क्लिक कीजिए। सेव बटन को क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो है न्यू इवेंट फायर अलार्म करके जो हमने टेम्पलेट का नाम रखा था वो इवेंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग रहा है। तो इसके बाद आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको न्यू डिवाइस देखने को मिलेगा, ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप क्लिक कीजिए फ्रॉम टेम्पलेट पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप टेम्पलेट का नाम रख दीजिए, डिवाइस का नाम रख दीजिए। उसके बाद फाइनली आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए। इसको मतलब इसको करने के बाद आपके पास एक कोड आएगा और आपको नीचे देखने को मिलेगा एक ऑप्शन जिस पे लिखा होगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे इस पर मतलब क्लिक करोगे तो ये जो कोड है आपकी क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। ये जो हमने कोड कॉपी किया अपने क्लिपबोर्ड पे, इसको हम आगे जाके आर्डिनो में पेस्ट करेंगे। तो इसका यूज़ हम आगे देखते हैं। उसके बाद आर्डिनो की कोडिंग है ये। तो यहाँ पे आप अपना जैसे जो ब्लैक किया है आप यहाँ पे अपना मॉडल का मतलब नेम भर सकते हैं, अपना वाईफाई का पासवर्ड, जो भी आपका वाईफाई का पासवर्ड होगा जो आपने अपने फ़ोन में सेट किया होगा आप यहाँ पे वो भर दीजिए। इसको करने के बाद आप आर्डिनो में जाइए।
आर्डिनो बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास कोड है उसको लिखने के लिए हम आर्डिनो का यूज़ करते हैं ताकि हम जो सिस्टम है उसको आईओटी बेस्ड बना सके। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पेस्ट जो आपने मतलब आपने जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड आपने कोड जो पीछे ब्लिंक में कॉपी किया था आप उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप अपने फ़ोन का मॉडल जैसे रेडमी नोट 8 कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे जो भी आपके फ़ोन का मॉडल होगा और आपके वाईफ़ाई का पासवर्ड जो आपने अपने फ़ोन में सेट किया होगा आप यहाँ पे उसको रख दीजिए। इसको रखने के बाद आप फाइल में जाइए, उसके बाद प्रेफरेंस में क्लिक कीजिए। इसको करने के बाद आप एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल जो आपका यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए यूआरएल को। उसको करने के बाद आप कंपाइल कीजिए प्रोग्राम को फाइनली। इसके बाद आप टूल्स में जाइए, देन बोर्ड में जाइए, उसके बाद बोर्ड मैनेजर में जाइए, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए ESP8266 को 2.5.2 को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद आप नोड MCU को सिलेक्ट कीजिए, नोड MCU 1.0 ESP12E मॉड्यूल ऐसा देखने को मिलेगा आपको, आप उस पर सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। उसके बाद आप इंस्टॉल कीजिए आर्डिनो AVR बोर्ड को। उसके बाद आप इंस्टॉल कीजिए ESP8266 को। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप टूल में जाइए, उसके बाद पोर्ट COM5 इस पर क्लिक कीजिए। इसको करने के बाद सीरियल मॉनिटर में जाइए। सीरियल मॉनिटर में जाने के बाद आप कंपाइल कीजिए अपने प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद आपके पास जो भी आपने ईमेल आईडी जो भी आपने पासवर्ड जो आपने ब्लिंक ऐप में सेट किया था उस टाइम लॉगिन करते टाइम, वही आप अपने फ़ोन में उससे लॉगिन कीजिए सेम आईडी पासवर्ड से। जैसे ही आप लॉगिन करोगे अपने फ़ोन में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसको ओपन करने के बाद जैसे आपके मतलब फायर इंसिडेंस होगा आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन आ जाएगी और यही हमारा प्राइमरी मकसद भी था, नोटिफिकेशन लाना, तभी तो ये आईओटी बेस्ड हुआ। उसके बाद अगर हम वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो ये हमारा नोड MCU बोर्ड है और ये हमारा है फ्लेम सेंसर। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो D5 पिन है इसकी नोड MCU की जो D5 पिन है उसको आप कनेक्ट कीजिए D0 पिन ऑफ फ्लेम सेंसर ये वाली। इसके बाद जो VIN पिन है नोड MCU की उसको आप कनेक्ट कीजिए ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ब्रेडबोर्ड की बात जैसे हमने पहले की थी कि ब्रेडबोर्ड में एक साइड होती थी पॉजिटिव साइड और एक साइड नेगेटिव वाली लाइन होती थी जिसको हम बोलते थे पावर बस और ग्राउंड बस, नेगेटिव वाले को ग्राउंड बस। तो जो कि पॉजिटिव जो साइन था उसके जो सीरीज में लाइन थी उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और जो नेगेटिव के साइड में लाइन थी उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो आप VIN पिन जो है आपकी ये वाली नोड MCU की उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कीजिए और GND पिन को आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कीजिए। इसको कनेक्ट करने के बाद आप जो पॉजिटिव पिन है आपके उसकी फ्लेम सेंसर की उसको कनेक्ट कीजिए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ और G जो पिन है आपकी ये वाली उसको कनेक्ट कीजिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के। कि जो हमारा IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम था उसका सेटअप हम कैसे करेंगे, तो उसके सेटअप को जानने से पहले पहले थोड़ा इक्विपमेंट के बारे में जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ब्रेडबोर्ड में जो आपको मेरे लेफ्ट साइड पे लाइन दिख रही है उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और जो राइट साइड पे आपको लाइन दिख रही है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इसके अलावा ये जो इक्विपमेंट है इसको बोलते हैं नोड MCU को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करोगे इसको पावर देने के लिए और जैसे ही फायर डिटेक्ट होगी इसी के थ्रू आपके फ़ोन में मैसेज आएगा। उसके बाद हमने यूज़ किया है फ्लेम सेंसर को। फ्लेम सेंसर में आपको 4 तरीके की पिन देखने को मिलेगी। इसको सबसे पहली पिन को बोलते हैं A0, उसके बाद G पिन, उसके बाद प्लस, उसके बाद D0। इसके बाद हमने यूज़ किया है इसमें जंपर वायर का। तो जंपर वायर 2 किस्म की हमने जंपर वायर यूज़ की है, एक जिसमें एक साइड पिन है पर दूसरी साइड पिन नहीं है और दूसरी तरीके की जंपर वायर जिसमें दोनों तरफ पिन है। तो अब हम देखते हैं इसके सेटअप के बारे में। तो सबसे पहले नोड MCU की D5 को आप कनेक्ट करोगे, नोड MCU की D5 को आप कनेक्ट करोगे फ्लेम सेंसर के D0 से। तो फ्लेम सेंसर के D0 से आप इसे कनेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप प्लस जो है प्लस पिन जो है इसकी फ्लेम सेंसर की उसको कनेक्ट कीजिए
पॉजिटिव ऑफ द ब्रेड बोर्ड। जैसे मैंने आपको भी बताया पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में और नेगेटिव टर्मिनल के बारे में, तो आप इससे पॉजिटिव ऑफ द ब्रेड बोर्ड के साथ कनेक्ट कीजिए। उसके बाद जो जी पिन है आपके फ्लेम सेंसर की जी पिन, इसे आप कनेक्ट कीजिए नेगेटिव ऑफ द ब्रेड बोर्ड। इसको कनेक्ट करने के बाद आप VIN पिन जो है आपकी नोड MCU की, यहाँ पे है VIN पिन आपके नोड MCU की, इसको आप कनेक्ट कीजिए पॉजिटिव ऑफ द ब्रेड बोर्ड के साथ। यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के बाद आप GND पिन जो है आपकी नोड MCU की, यहाँ पे उसको कनेक्ट कीजिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेड बोर्ड के साथ। तो अब आप लीजिए B टाइप USB केबल को और B टाइप की USB केबल की एक साइड को आप कनेक्ट कीजिए नोड MCU के साथ। इसको कनेक्ट करने के बाद आप दूसरी साइड कनेक्ट कीजिए अपने लैपटॉप में, ताकि इसको पावर मिल सके और ये काम कर सके अपना। और उसके बाद आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे ही फ्लेम डिटेक्ट होगी, क्योंकि आर्डिनो और ब्लिंक की सेटिंग हम पहले ही कर चुके हैं। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था। अब आप अपने फ़ोन में अपने पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिए ताकि आपका सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो सके। अब जैसे ही फ्लेम डिटेक्ट होगी आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा कुछ। इसको कनेक्ट करने के बाद आप आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जीमेल आईडी और SMS ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने कोडिंग पहले कर दी है और अब आपने सेटअप भी कर दिया है, तो आपके फ़ोन में मैसेज आना आ जाएगा अब जैसे ही फायर डिटेक्ट होगी। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। तो जब हम ट्रेडिशनल फायर अलार्म सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हम IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ओर जाएं। तो सबसे पहली एडवांटेज है ऑटोमेटिक इमरजेंसी नोटिफिकेशन। अगर आप घर पे भी ना हो, अभी हमने बात की, और बाय इंसिडेंस आपके घर पे कोई फायर इंसिडेंस हो जाए तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद है विद इन 1 सेकेंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी नोड MCU से आपके फ़ोन में। इन्हांस एक्यूरेसी को भी इन्हांस करेगा। उसके बाद अगर आपने अपने घर पे रिनोवेशन भी करवानी हो, अगर आपने बिल्डिंग में अपने चेंजेस करवाने हो, तो भी आप इसको मतलब आप क्या कीजिए, क्योंकि ये वायरलेस है, आप इसको निकाल दीजिए, निकाल के रख दीजिए, रिनोवेट करवा दीजिए, फिर से इंस्टॉल कर दीजिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल फायर अलार्म सिस्टम था, जो कि वायर्ड फायर अलार्म सिस्टम था, वो आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा वायर का यूज़ होता है, तो इसका अनइंस्टॉलेशन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम लास्ट कंक्लूजन की बात करें, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि फायर अलार्म सिस्टम था क्या, कैसे काम करता था। तो कुछ नहीं था, एक सेंसर था जो कि IR रेडिएशन को सेंस कर रहा था, नोड MCU के पास सिग्नल भेज रहा था और वो आपके फ़ोन में सिग्नल भेज रहा था। उसके बाद हमने देखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो फॉरेस्ट फायर होती है उससे ना ही केवल हमारा फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा था, लेकिन हमारे इन्वायरमेंट पे भी बहुत ख़राब असर पड़ रहा था, क्योंकि जो फायर होती है उससे जो धुआं निकलता है उससे जो क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण वो बनता है। क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिज़ास्टर बाउंड्रीज़ देख कर नहीं आएगा। तो हमने नीड में बात की थी इस चीज़ की। उसके बाद हमने देखा था कि आपको ज़रूरत क्या क्या है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या थी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या थी। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमने बात की आर्डिनो और ब्लिंक ऐप की, ब्लिंक कंसोल ऐप की। उसके बाद हार्डवेयर में हमने नोड MCU, ब्रेडबोर्ड, जंपर वायर के बारे में, सेंसर के बारे में देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल फायर अलार्म सिस्टम था, जब वो यूज़ हो रहा था तो हम IoT की तरफ क्यों गए, क्योंकि वो हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, हमारे को अर्ली मॉनिटरिंग में हमारे लिए यूज़ हो रहा था, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा था, इन्हांस एक्यूरेसी को इन्हांस कर रहा था। इसके अलावा वो एमरजेंसी ऑटोमेटिक इमरजेंसी नोटिफिकेशन में काम आ रहा था। तो with this I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट है, तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कर सकते हो हमारी ईमेल आईडी पे। हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।